स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MK सैनी एजुकेशनल चैनल के। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण व्याकरण कहते किसको है? व्याकरण प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने व समझने के नियमों संबंधी शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। एक बार फिर आपको बता देता हूँ, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने और समझने के नियमों संबंधी शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण के फिर 3 उपभाग किए जाते हैं, जिसमें पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है आपके वाक्य। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा: प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने व समझने के नियमों संबंधी शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण के फिर 3 भाग बताए गए हैं: वर्ण, शब्द और वाक्य। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण किसे कहा जाता है? वर्ण वह सबसे छोटी इकाई जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण वह सबसे छोटी इकाई जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं कमल, अगर हम इसको विभाजित करें तो क, मैं प्लस, इन तीनों के अंदर स्वरों का समावेश भी है। अब अगर हम वर्ण की बात करें तो इसको भी 2 टुकड़ों में अलग अलग किया है। तो वर्ण वह सबसे छोटी इकाई जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उससे हम कहते हैं वर्ण। अब हम पढ़ेंगे वर्णों की संख्या के बारे में, उनके उच्चारण स्थान के बारे में, उनके प्रकार के बारे में। तो आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और दूसरा है व्यंजन के रूप। स्वर और व्यंजन के रूप में मैं आपको बता देता हूं, वर्णों का सबसे पहले विभाजन महाभाष्य के रचयिता पंतजलि ने किया था। वर्णों का इस रूप में विभाजन सबसे पहले महाभाष्य के रचयिता पंतजलि ने किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं स्वर के बारे में। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु बिना किसी अवरोध के मुख विवर से बाहर निकल जाती है, उन्हें हम स्वर कहेंगे। स्वर वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख विवर से बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती। दूसरा व्यंजन वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में प्राणवायु मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करने में यानी अवरोध के पश्चात बाहर निकलती है, उसे हम कहेंगे व्यंजन। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्वर के बारे में। स्वर वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु बिना किसी अवरोध के मुख विवर से बाहर निकल जाती है, उसे हम स्वर कहेंगे। अब स्वर को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले हम स्वर लिख लेते हैं पूरे। ए, आ, ई, उ, वी, ए, आई, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस प्रकार स्वरों की संख्या है 11।
प्रतियोगी परीक्षाओं में स्वर के बारे में पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो कई जगह ऋषि को हटाकर 10 बताए गए, कई जगह इसको शामिल करके 11 बताए गए। आपको अगर पूछा जाए तो आपको संख्या बतानी है, स्वरों की संख्या है वो 11 है। ठीक है, अब इन 11 को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर जिसे मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर जिसे मूल स्वर भी कहा जाएगा, जिनकी संख्या है 4। जिनकी संख्या है 4, कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और ऋषि। ह्रस्व स्वर जिनकी संख्या है 4, ए, ई, उ, ऋषि, तो और इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। बाकी बचे 2। दूसरा नंबर दीर्घ स्वर, बाकी बचा दूसरा दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर में कौन कौन से आएंगे? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये कहलाएंगे आपके दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या है 4, दीर्घ स्वर की 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई 7। इस प्रकार कुल मिलाकर स्वर हो गए आपके 4 + 7 = 11। तो ये हो गए। इसके अलावा एक प्लुत स्वर का भी आपको बताया जाता है, जैसे प्लुत स्वर, ये आपके प्लुत स्वर है। इसकी भी आप परिभाषा देख लीजिए। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम ध्वनि की आवश्यकता होती है। दीर्घ स्वर इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज्यादा ध्वनि की आवश्यकता होती है। और प्लुत स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक ध्वनि की आवश्यकता होती है। ये हो गया आपके स्वर का परिवार। अब इसके अंदर आपको मैं बताऊं, एक और आता है जो आ और ओ, इनके मध्य की ध्वनि है औ, जो अंग्रेजी के शब्दों में प्रयोग किया जाता है, जो अंग्रेजी के शब्दों में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जैसे आपने देखा यहाँ पर ऋषि, ये भी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में उसी रूप में काम में लिए जाते हैं, जिन्हें हम आप कह सकते हैं कि तत्सम शब्द, उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद में आते हैं व्यंजन। व्यंजन से पहले मैं आपको बताऊंगा, स्वर के बाद में एक और आते हैं आपके 2, जो आपके छोटी कक्षा में साथ में लिखाए जाते हैं। एक है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। इसको आप कहेंगे अनुस्वार और ये कहलाएगा आपके विसर्ग। अनुस्वार जिसका उच्चारण नासिका के माध्यम से किया जाता है। आप ये कह सकते हो कि वे वर्ण या वे ध्वनियां जिनका उच्चारण नासिका के माध्यम से किया जाता है वो है अनुस्वार, और जिनके उच्चारण में है की ध्वनि उत्पन्न होती है वो कहलाती आपके विसर्ग। जैसा आपको बताया था, एक तो ये हो गया अनुस्वार और एक हो गया विसर्ग। विसर्ग में आपको बताया था जैसे अतः, तो हम अतः शब्द का उच्चारण करते हैं तो है की ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी प्रकार अनुस्वार, तो हम देखेंगे जैसे अंग, अंग, तो इसका उच्चारण नासिका के माध्यम से होता है। तो वे ध्वनियां जिनका उच्चारण नासिका के माध्यम से होता है वे कहलाएंगे अनुस्वार, और जिनके उच्चारण में है की ध्वनि उत्पन्न होती है वे कहलाएंगे आपके विसर्ग। और एक आपको बताया था अभी पहले, जो आ और ओ के मध्य की ध्वनि है औ, जो आपको बताया था अंग्रेजी के शब्दों में प्रयोग किया जाता है, इसे कहा जाता है आगत स्वर। इसे कहा जाता है
आगत स्वर। ध्यान रखना, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आगत स्वर की संख्या कितनी है। तो आगत स्वर की संख्या है 1। आगत स्वर की संख्या है 1। तो ये आ गया आपके। इसके अलावा एक है अनुनासिक। ये कहलाएगा आपके अनुनासिक। अनुनासिक वे ध्वनियां जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों के माध्यम से होता है। ध्यान रखना, अनुस्वार और अनुनासिक में फर्क क्या है। अनुस्वार जिनका उच्चारण नासिका के माध्यम से होता है और अनुनासिक जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों के माध्यम से होता है। जैसे अपन लिखते हैं भांग, अंग नासिका के माध्यम से, भांग तो नाक और मुंह दोनों के माध्यम से। तो ये मूल डिफरेंस है आपके अनुस्वार और अनुनासिक के मध्य। तो ये आगे आपके स्वर का परिवार। इसके बाद हम देखते हैं व्यंजन के बारे में। तो आपके स्वर आगे 11 प्लस 2 आ गए आपके अयोगवा। ध्यान रखना, अभी जो आपको बताया था वो अयोगवा कहते हैं, जिनका किसी के साथ में योग नहीं होता है। अनुस्वार और विसर्ग इनका किसी के साथ में योग नहीं होता है। ये स्वर के बाद में आते हैं और व्यंजन से पहले आते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा, अभी जो आपको बताया था अयोगवा के बाद व्यंजन। व्यंजन वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में प्राणवायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करने के उपरांत बाहर मुख विवर से बाहर निकलती है। दूसरी बात यह है कि स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये ध्यान रखना आपको। अब व्यंजन कौन कौन से आपके? क, ख, ग, घ, अंग। ध्यान रखना, इसको अंग कहा जाता है। च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श शलगम, श षटकोण, स सलेट, ह हाथी, श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल और ग ज्ञान। ठीक है ना? अब इनमें से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन, ये 5 जिसमें प्रत्येक के अंदर 5 वर्ण दी हैं, इनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। इनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या हो गई आपके 25। ध्यान रखना, स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। अब इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जीवा मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श अवश्य करती है। स्पर्श व्यंजन वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय जीवा मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श अवश्य करती है, इस कारण इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 25। उसके बाद में ये देखिए आप, सॉरी, यहां नंबर 2, ये कहलाती है अंतस्थ व्यंजन। ये कहलाएंगे आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या है 4। अंतस्थ व्यंजन जिनकी है संख्या 4। अंतस्थ व्यंजन वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय जीवा मुंह के किसी न किसी भाग को पूर्णतया स्पर्श नहीं करके आंशिक रूप से स्पर्श करती है, तो वह कहलाएंगे आपके अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीवा
मुंह के किसी न किसी भाग को आंशिक रूप से, पूर्णतया न होकर आंशिक रूप से स्पर्श करती है तो वह कहलाएंगे आपके अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद में देखते हैं ये चार, ये कहलाएंगे आपके ऊष्म व्यंजन। ये कहलाएंगे आपके ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय ऐसा लगता है गर्म वायु बाहर की तरफ निकलती है। इनका उच्चारण करते समय गर्म वायु बाहर की तरफ निकलती है, ऐसा प्रतीत होता है। इस कारण से इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसके बाद में बच गए ये तीन और इनके अंदर एक शामिल और किया जाता है, ये श्रेय। तो ये कहलाएंगे आपके संयुक्त व्यंजन। ये कहलाएंगे आपके संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या भी है 4 और ऊष्म व्यंजन इनकी संख्या भी है 4। ध्यान रखना, आपको प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। स्पर्श व्यंजन वापस बता देता हूँ, स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय जीवा मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या है 4, जिनका उच्चारण करने में जीवा मुंह के किसी न किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करके आंशिक रूप से स्पर्श करती है। उसके बाद में तीसरा है ऊष्म व्यंजन। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में गर्म वायु बाहर की तरफ निकलती है, तो ये आपके आ जाएंगे ऊष्म व्यंजन। उसके बाद में 4 है आपके क्ष, त्र, ज्ञ और इक्ष्र, ये है आपके संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी है 4। अब इनका निर्माण किस प्रकार होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे पहले हम बात कर रहे थे संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन जैसे 4 है, तो इनमें सबसे पहले हम देखते हैं पहला क, श प्लस अ, तो ये हो गया आपके क्ष। दूसरा है त, र प्लस अ, तो ये हो गया आपके त्र। तीसरा है आपके ज, ए प्लस अ, तो ये हो गया आपके ज्ञ। और चौथा और अंतिम है श, र प्लस अ, तो ये हो गया आपके श्रेय। तो इस प्रकार संयुक्त व्यंजन की संख्या हो गई आपके 4। ठीक है। इसके अलावा जैसे आप विद्यालय वगैरह लिखते हो, उसके अंदर भी ये संयुक्त व्यंजन आता है, परंतु ये मान्यता प्राप्त नहीं है। मान्यता प्राप्त केवल ये 4 ही है। इसके अलावा हम इधर आते हैं, जैसे 2 वर्ण आपके इधर लिखे होते हैं, ढ और ढ, ढ और ढ। इन दो को कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। इन दो को कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन, या इनको ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इन दो को उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है। इन दोनों की यह विशेषता होती है कि ये किसी भी शब्द में आगे नहीं आते हैं। जैसे हम लिखते हैं सड़क, तो यहाँ आप देखते हैं तो ये जो अड़ है वो उत्क्षिप्त व्यंजन है और जो मध्य के अंदर है। इसके अलावा जो आप लिखते हैं ढाल, इसमें आप देखते हैं कि ये जो है वो प्रारंभ में है, तो ये है, ना कि ये है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कभी भी किसी भी शब्द में आगे नहीं आते। अब बात करते हैं इनकी संख्या की। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे 11 ये हो गए आपके स्वर, नंबर 1, 2 अयोग वा, ठीक है। थर्ड 25 है आपके स्पर्श व्यंजन, ठीक है। चौथा है आपके 4 अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। पांचवा है आपके फिर 4 ऊष्म व्यंजन, ठीक है। उसके बाद में छठा है आपके 4 संयुक्त व्यंजन, ठीक है। इसके बाद में 2 है आपके उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन। अब इनकी टोटल आप संख्या देख लीजिए कितनी है। 1 2 3 3 और 5
5 8, 4 12, 4 16, 4 20, 20 2 22, 22 के 2, हासिल लगा 2, 2 2 4 और 1 5। तो ये हो गए आपके 52। तो वर्णों की संख्या है टोटल 52। इसे आप एक तरीका और भी है जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा, जैसे A to Z ये है इक्वल टू 26 वर्ड। ABCD के अंदर A to Z 26 होता है, तो हम करेंगे 26 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 52। तो ये हो गई आपके वर्णों की संख्या। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अत्यंत पसंद